हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आरपी स्टडी की एक न्यू वीडियो में। और मैं हूं प्रकाश ब्रजवाल और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का। हमने कल पार्ट 1 बना दिया था। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, जाकर वहाँ से देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। और हमने कल 4 बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी और हम 5वां बिंदु आज पढ़ते हैं कि सन 1947 का विभाजन था जो आकस्मिक तथा नियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था, ये तो मैं पता है। तथा इसमें धर्म के नाम पर सभी समुदायों को बांट दिया गया था, औरतों को अगवा कर लिया तथा मार दिया गया। शरणार्थियों का शरणार्थी शिविरों में जीवन काटना मुश्किल हो गया था और वित्तीय संपदा का भी विभाजन हुआ तथा हिंदू मुस्लिम प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। और 6वां बिंदु है विभिन्न ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में था। ब्रिटिश इंडिया में दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। वह देसी रजवाड़े ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारते थे। वह इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के विभिन्न मामलों का शासन करते थे। तो आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ों का काल था उसमें जो देसी रजवाड़े थे वो एक सीमित जगह पर अपने जनता का शासन करते थे तथा वो अंग्रेजी सरकार के जो सर्वोच्च सत्ता थी उसको स्वीकार करते थे तथा उसके अधीन थे। तो 7वां बिंदु है स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात रजवाड़ों का विलय करना एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आया। कारण अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ के नेताओं को अधिकार होगा कि वे अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपनी स्वाधीनता भी कायम रख सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आज़ादी के पश्चात बड़ी चुनौती आ गई थी कि रजवाड़े थे जो भारत में विलीन नहीं हो रहे थे। इसके लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। फिर भी कुछ रजवाड़े थे जो भारत में विलीन नहीं हो रहे थे और कुछ रजवाड़े थे जो भारत में विलीन हो गए थे तथा ये एक बड़ी समस्या थी। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी मशक्कत के बाद इस समस्या को सुलझाया तथा भारत में एकीकरण किया और भारत में लोकतंत्र कायम किया। 8वां बिंदु है कि देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आई। पहली, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी भारत सरकार का रुख लचीला था जो कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार था। तीसरा विभाजन की थी। नवा बिंदु है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को भी भारतीय संघ में मिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन था। तो सभी रजवाड़े थे जो भारत में विलय हो गए थे, उन्होंने मान लिया था कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन कुछ रजवाड़े थे जो अपनी जो परंपरा को नहीं छोड़ रहे थे, जिसमें प्रमुख थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व मणिपुर। ये तो है, ये जो प्रमुख थे इन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद ही भारत में विलय हुए थे। इनकी मांग थी कि वो अलग राष्ट्र बनाने की मांग थी। जो ये जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासत का विलय बाकी की तुलना में बहुत कठिन हुआ था। और 10वां बिंदु है हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। वो वहाँ का शासन निज़ाम का था। वहाँ के लोग निज़ाम के शासन से दुखी थे, अतः उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ दिया था। जवाब में निज़ाम ने भी एक अर्धसैनिक बल, रजाकर नामक बल था, उसको रवाना किया। तो आपको पता होगा कि हैदराबाद की जो रियासत थी जिसमें शासक को मतलब निमाज के नाम से जाना जाता था, वहाँ के निज़ाम थे, उन्होंने वो लोगों पर अत्याचार करते थे तथा स्त्रियों पर तथा लोगों पर, आम जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इनसे जनता भी परेशान थी तथा जनता ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया था उनके खिलाफ। तो 11वां बिंदु है कि रजाकारों के सांप्रदायिक व अत्याचारी खेमे को देखते हुए भारतीय सेना ने सितंबर 1948 के लंबे संघर्ष के बाद रजाकारों को काबू में किया व निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो जो निज़ाम था वो मतलब लोगों के साथ अत्याचार करता था। अगर लोग उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते थे तो निज़ाम एक अपनी सेना की टुकड़ी को भेजता था तथा उस पर अत्याचार करता था। और इसकी मद्देनज़र रखते हुए
कि भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में लंबे संघर्ष के बाद सेना ने 1948 में सितंबर 1948 में उस जो निजाम की जो सेना की टुकड़ी थी उसके खिलाफ आंदोलन किया या संघर्ष किया, जिसमें उन्होंने उस सेना को हरा दिया तथा निजाम को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा तथा वह भारत में विलय हो गया। वो हैदराबाद की रियासत थी जो भारत में विलय हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। 12वां बिंदु है कि मणिपुर के महाराजा बोध सुंदर सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मणिपुर की स्वसत्ता बरकरार रखने का आश्वासन दिया था। मतलब जो मणिपुर के तो महाराजा थे बोध सुंदर सिंह ने कहा कि अगर मैं भारत में विलय तो हो जाऊँगा, भारत की कि हमारी जो रियासत है वो भारत में विलय तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें स्वसत्ता बरकरार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे भी नज़र रखते हुए भारत के जो नेता थे उन्होंने जो आश्वासन दिया कि हम आपकी इस बात को मानते हैं तथा आप भारत के में विलय हो जाओ। तो 13वां बिंदु है जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाए, जिसमें मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। इसके साथ ही मणिपुर भारत का पहला भाग बन गया जहाँ सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। तो जो इन्होंने शर्त रखी थी और आश्वासन दिया था उनके आधार पर 1948 के जून में चुनाव करवाए गए, जहाँ पर मणिपुर में जो उन्होंने उसको संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। और 14वां बिंदु है कि मणिपुर की निर्वासित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराज पर मणिपुर को भारत संघ में विलय वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला व इससे भारत सरकार को सफलता भी मिली। तो जो मणिपुर की जो थी रियासत वो भारत में विलय नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भारत ने फिर ज़बरदस्ती उनको भारत में विलय करवाने के लिए मजबूर किया और उसमें उसको सफलता भी मिली थी। तो 15वां बिंदु है आज़ादी और बंटवारे के बाद हमारे नेताओं की चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश की अखंडता व एकता का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत अनेकता वाला देश है, इसमें हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और किस भाषा के मद्देनज़र रखी जाए ये भी एक बड़ा बिंदु था। तो इसलिए 16वां बिंदु है कि इसलिए लोकतंत्र की भावना को कायम करने हेतु भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें कुछ सीमा तक राज्यों की क्षेत्रीय व भाषाई स्वच्छता को बरकरार भी रखा। तो उसमें कुछ राज्य हैं भारत के जो भाषाई आधार पर बनाए गए। जो भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, और कुछ चीज़ों की क्षेत्रीय भाषाएं जो थी उसके आधार पर भी बरकरार रखा गया। और 17वां बिंदु इस तरह के संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसका काम राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था तथा इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का समर्थन किया। तो इस समस्या से समाधान पाने के लिए भारतीय सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन नामक आयोग बनाया, जिसका काम था कि राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना तथा इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का समर्थन किया। और 18वां बिंदु है इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ व इसके आधार पर 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमारे आरपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। और जो हमारे